क्वेश्चन नंबर 201 है और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की प्रॉपर्टी नहीं है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरा ऑप्शन है हमारा indifference curves can never intersect each other। और चौथा ऑप्शन है हमारा a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। indifference curve slope downwards to the left is not the property of indifference curve analysis। कभी भी indifference curve लेफ्ट के साइड डाउनवर्ड स्लोप नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल इज अ। कैपिटल क्या है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा ऑप्शन कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरा ऑप्शन कैपिटल इज बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन कैपिटल इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 203 है और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सा एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। दूसरा ऑप्शन रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। तीसरा ऑप्शन इनोवेशन और चौथा ऑप्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। कैसे, जरा समझते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फंक्शन एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर उस आदमी को कहते हैं जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लेता है। उदाहरण स्वरूप आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि सपोज कीजिए कि आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपए दिए बिजनेस करने के लिए, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हुए, आप हुए मैनेजर। क्योंकि आपके पिताजी ने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वो बन गए एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस में अपना पैसा लगा करके रिस्क लेता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा फीचर एक एंटरप्रेन्योर का फीचर नहीं है। पहले इन्होंने ऑप्शन दिया था इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करना, एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, और रिसोर्सेज जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका कोऑर्डिनेशन करना। ये दोनों फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस होते हैं। दूसरा कहा जा रहा है रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। तो अनसर्टेनिटी को भी बेयर करना और रिस्क भी बेयर करना एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। तीसरा कह रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो दिमाग में की जाती है, और समहाउ वी कैन कॉल इट एज अ क्रिएटिव आइडिया या आइडिया विथ क्रिएटिविटी। तो जो बिजनेस होते हैं उनके जो बिजनेसमैन होते हैं उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, तभी नए नए हमको बिजनेस देखने को मिलते हैं। तो ये तीन फंक्शंस तो हैं, लेकिन चौथा फंक्शन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो एंटरप्रेन्योर है जिसने अपने पास सेव करके पैसा रखा है वो उसको मोबिलाइज नहीं करता, वो उसको अपने पास ही रखता है, एज अ कैपिटल अपने पास रखता है। उसको भी पैसे की जरूरत होती है, वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपने बिजनेस में ही लगाता है, उसे बार बार इन्वेस्ट करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो कभी भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कहीं बाहर मोबिलाइज नहीं करता, कोशिश करता है उसी के पास ज्यादा से ज्यादा रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 204 और क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर। कितने टाइप्स के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा सही है जरा बताइएगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा ऑप्शन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीसरा ऑप्शन बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरीके के बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 205 है और क्वेश्चन है हमारा
A full-fledged department of family planning was created in India in the year. एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट फैमिली प्लानिंग का हमारे देश में इंडिया में किस साल में क्रिएट किया गया था? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन 1966 और चौथा ऑप्शन 1955. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1966. 1966 वो साल था जब हमारे देश में इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बनाया गया था फैमिली प्लानिंग का. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 206 और क्वेश्चन है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इज. भारत के अंदर लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जहां पे बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है? ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जहां लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, वो स्टेट कौन सा है हमारे देश में? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश. दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और चौथा ऑप्शन त्रिपुरा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड. नागालैंड पहाड़ी एरिया है और वहां जंगल बहुत है और लोग बहुत कम रहते हैं. वहां पे पहाड़ी एरिया में कंपैरेटिवली लोग बहुत कम रहेंगे, आपको मालूम है. वो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का इन चार ऑप्शंस में से. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 207 और क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इज इन. हमारे देश के अंदर इन चारों प्लेसेस में से, चारों जगह में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की? पहला ऑप्शन पंजाब और दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिल्ली. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली. दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की. एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं हमारे देश में. और ये मैं बात करूं पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है. पूरे भारत में और कोई स्टेट इतना या और कोई सिटी या प्लेस इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है जितना दिल्ली है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 208 और क्वेश्चन है हमारा वेल्थ टैक्स वॉज अबॉलिश्ड इन द ईयर. भारत से वेल्थ टैक्स किस साल में अबॉलिश किया गया? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1985, दूसरा ऑप्शन 1998, तीसरा ऑप्शन 2005 और चौथा ऑप्शन फॉल्स इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फॉल्स. ये सवाल ही गलत है. हमारे देश में से आज तक वेल्थ टैक्स कभी अबॉलिश नहीं हुआ और ना कभी अबॉलिश होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा है या जानकारी है तो आप जानते हैं कि जो नेशनल इनकम है ना, वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. ठीक है, अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अमीर लोगों से टैक्सेस लेती है और गरीब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है. तो वेल्थ टैक्स उनके लिए जिनके पास ढेर सारा वेल्थ है. तो ये हमारे देश से कभी खत्म नहीं हो सकता, खास तौर पे उन देशों से जो डेवलपिंग नेचर के हैं, जो डेवलपिंग नेचर के हैं और जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फॉल्स इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 209 है और क्वेश्चन है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी. इनमें से क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकता? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 1, तीसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0 और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 0. एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0. एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 और क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज. प्रेजेंटली बात करें 2020 चल रहा है और 2020 क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो मेंबरशिप है ना, ये बढ़ती जाती है, घटती तो नहीं है, ये इंक्रीज करती चली जाती है. तो अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के हिसाब से, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, 2020 का साल चल रहा है, तो इस हिसाब से क्या सही आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा. द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 184, दूसरा ऑप्शन 164,
तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा ऑप्शन 177। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 164। लास्ट कंट्री जो 164th कंट्री है वो है अफगानिस्तान, जो अभी रिसेंट क्या बोले, जो अभी लास्टली मतलब जो आखिरी कंट्री ऐड हुआ है वो, और वो ऐड हुआ था 2016 के साल, आज से 4 साल पहले ऐड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज 164। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 211 है और क्वेश्चन है हमारा इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल इट इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 उस सिचुएशन में है जब 10% प्राइस इंक्रीज कर जाता है लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज नहीं होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, प्राइस बढ़ने के बाद भी अगर सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है तो इलास्टिसिटी वहां 0 है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 212 है और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एग्जामिन द प्रोडक्शन फंक्शन विथ। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जामिन करता है इनमें से किस रीजन से। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1 फैक्टर वेरिएबल एंड ओनली 1 फैक्टर इज फिक्स्ड, एक फैक्टर वेरिएबल है और एक फैक्टर फिक्स्ड है। दूसरा ऑप्शन 1 फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, एक फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है। तीसरा ऑप्शन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 213 है और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। जो लॉ है नेगेटिव रिटर्न का, उसमें इन्होंने कहा है कि थर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताइए। ठीक है, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज 0, तीसरा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस एमपी इज नेगेटिव और चौथा ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एमपी इज कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन है हमारा इफ द जीडीपी इज 20% हायर देन द लास्ट ईयर। अगर पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल जीडीपी हमारी 20% ज्यादा है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9% है, तो देन द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय, तो जो इकोनॉमी का प्रोडक्शन है वो कितने % से बढ़ा है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं वापस रीड आउट करता हूं। इफ द जीडीपी इज 20% हायर देन द लास्ट ईयर एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 9%, then production in the economy has grown by how much percent? We have 4 options. पहला ऑप्शन है हमारा 8%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 11%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 20% और चौथा ऑप्शन है हमारा 9%। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 11%। ठीक है, 9% इन्फ्लेशन बढ़ गया और 11% प्रोडक्शन बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो 20% इज जीडीपी का भी, पिछले साल का जीडीपी का 20% बढ़ तो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 215 और क्वेश्चन है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑर्डिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन कार्डिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है और क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज। जो डिमांड कर्व है उसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है हमारा एवरेज यूटिलिटी कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरेज रेवेन्यू। द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 217 और क्वेश्चन है हमारा सप्लाई ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस हैव। जो सप्लाई ऑफ गुड है और उसका जो प्राइस है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए ध्यान से समझिएगा, इन्होंने सप्लाई की बात की है, ऐसे क्वेश्चंस डिमांड के ऊपर भी आते हैं, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और उसका प्राइस हैव किस टाइप का रिलेशनशिप? पहला ऑप्शन नेगेटिव रिलेशनशिप, दूसरा ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्शन नो रिलेशनशिप और चौथा ऑप्शन पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनवर्स रिलेशनशिप। सप्लाई ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218 है और क्वेश्चन है हमारा एमसी कर्व कट्स एवीसी कर्व एट व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कहां कट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एट इट्स फॉलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तीसरा ऑप्शन एट इट्स राइजिंग पॉइंट और चौथा ऑप्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को मिनिमम, उसकी जो मिनिमम पॉइंट है ना वहां पे कट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219 है और क्वेश्चन है हमारा TRYSIM स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ट्रेनिंग रीजनल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेनिंग रायपुर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है TRYSYM स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 है और क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है PNB दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक इज एग्जांपल ऑफ सेमी प्राइवेट बैंक्स, दूसरा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और चौथा ऑप्शन सेमी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये तीनों पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं।